हेलो प्रिय छात्र छात्राओं। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो ये विश्वव्यापी एक बीमारी हमारे सामने आ गई है, इसकी वजह से आप हम और समस्त प्राणी जगत परेशान हैं। इसमें ख़ास तौर से विद्यार्थी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और इसी वजह से हमारी राजस्थान सरकार ने भी और कॉलेज प्रशासन ने भी आपके लिए ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है। मेरे समस्त जो राजनीति विज्ञान के विद्वान प्रोफेसर्स हैं, वो आपको समय समय पर आपके विषय से संबंधित सामग्री आपको भेजते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप उसका अवलोकन करें, अध्ययन करें, ठीक से पढ़ाई पर ध्यान दें और साथ ही साथ आपके लिए हम कुछ असाइनमेंट भी भेजेंगे और आप उधर से कोई भी अनावश्यक पोस्ट न भेजें, क्योंकि ये ग्रुप आपका है, आपके लिए है और पढ़ाई से संबंधित है। अतः प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो सेकंड पार्ट है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और ये आगे एमए फाइनल में भी इसका विस्तृत पेपर जो बनता है वो होता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट के संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में अपन इसको देखते हैं। तो मैं इस संदर्भ में आपको आज इस टॉपिक के बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। अब हम ध्यान देते हैं हमारे देश की प्रारंभिक स्थिति के बारे में। तो प्रारंभिक स्थिति के बारे में अपन देखते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय आता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, कैसे हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा और उसकी स्थिति बाद में हमारे सामने किस रूप में प्रकट हुई, इस संदर्भ में अपन को ध्यान देना है। जैसे कि 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर था। लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश जो महारानी थी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों को इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। इस कंपनी ने पुर्तगाल, डच तथा फ्रेंच कंपनियों को एक तरीके से पराजित कर दिया व्यापार में भारत के साथ और अपना प्रभुत्व जमा लिया। इसके बाद 1750 ईस्वी से इस कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल खेलना शुरू कर दिया और 1850 ईस्वी तक भारत में बहुत बड़े भूभाग पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम और कंपनी के शासन की समाप्ति का समय आया और 100 वर्षों में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक तथा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आदि के कारण भारतीयों को कंपनी का घोर शत्रु बना दिया। भारतीय सैनिक पूर्व से ही असंतुष्ट थे और उनको जो कारतूस दिए गए थे उन्हें चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। उपरोक्त और अनेक कारणों की वजह से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का जन्म हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय और उसके पीछे जो कारण थे वो इस प्रकार के थे। राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक और सामाजिक विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निम्न हैं, जिनमें पहला अपन ने लिया है ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम है, ये 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। राजनीतिक एकता की स्थापना हमारे दूसरा पॉइंट है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ संपूर्ण भारत में सर्वत्र एक सी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई और इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भारत एक रूप हो गया, जिसमें यातायात के साधनों का
विकास का बड़ा योगदान रहा। तीसरा पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। अब धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदर्भ में अपन बात करें तो आपको इस पेपर के आपने थर्ड ईयर में पढ़ोगे, फर्स्ट पेपर में, उसमें इटली का पुनर्जागरण काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अपन को भारतीय संदर्भ में चर्चा करनी है। तो 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई। धार्मिक और सामाजिक सुधारकों जैसे कि आप राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों को भारत की महानता को समझने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय कहा जा सकता है। इन्होंने अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों न हो, अच्छा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला मैडम ब्लेवेटस की तथा अमेरिकी कर्नल अल्कॉट द्वारा 1875 में की गई। 1879 ईस्वी में ये दोनों भारत आए और मद्रास प्रांत के अडिया में अपना मुख्यालय बनाया। बाद में श्रीमती एनी बेसेंट इस संस्था की प्रमुख बन गई। स्वामी रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तथा उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन सुधार आंदोलनों ने एक पृष्ठभूमि और वातावरण निर्मित किया जिससे राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई और स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका। चौथा हमारा पॉइंट आता है ऐतिहासिक अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब है यहाँ एक तरीके से रिसर्च, खोज, नई जानकारियाँ। साहित्य, धर्म और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कॉल ब्रुक्स, रोथ, ए.वी. कीथ, डॉक्टर भंडारकर और हरप्रसाद शास्त्री आदि ने भारतीयों के सामने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत किया। पांचवा हमारा बिंदु आता है पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का हमारे देश के ऊपर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा जो पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का जो उद्देश्य था वह यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ग से तो भारतीय हो किंतु जो रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। लेकिन इस पाश्चात्य शिक्षा का दूसरा पक्ष भी था कि अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की एक उदात्त भावना से परिपूर्ण है, अतः इससे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला। छठा हमारा बिंदु आता है भारतीयों का विदेश गमन। अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति तथा अन्य अनेक कार्यों से विदेश गए। उन्होंने वहाँ प्रजातंत्रीय सिद्धांतों, वहाँ प्रजातंत्रीय मूल्यों तथा वहाँ के संगठनों को देखा और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, हालांकि फ्रांस की स्वतंत्रता के नारे लगे थे, का पाठ पढ़ा और यह सोचने लगे कि भारत में भी प्रजातांत्रिक विचारों और संस्थाओं को मूर्त रूप प्राप्त होगा। सातवां हमारा बिंदु है भारतीय समाचार पत्रों तथा हमारा देसी साहित्य का विकास। मुंड्रो ने लिखा है कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और जैसे संवाद कौमुदी ये 1821 में आया था, बॉम्बे समाचार है 1882 में आया, बंगदूत है ये 1831 में, और राष्ट्रगुप्तार 1851 में, अमृत बाजार पत्रिका जो कैलकाटा की थी 1868 में, और ट्रिब्यून 1877 में आदि का हमारे लिए बहुत ही योगदान रहा। आठवां हमारा पॉइंट आता है आर्थिक असंतोष। अब आर्थिक असंतोष हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई थी और जिस भारत को 17वीं सदी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था उसी भारत के संबंध में 19वीं में सर विलियम डिग्बी ने लिखा है कि 10 करोड़ के करीब मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी भरपेट अन्न नहीं मिलता।
हालांकि ये बात आज भी काफ़ी हद तक सत्य है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। इस अधपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सभ्य और उन्नतिशील देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती थी। उस समय इस आर्थिक असंतोष के राजनीतिक परिणाम बहुत उत्पन्न हुई और उत्पन्न होना स्वाभाविक भी था। कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को प्राय समूल नष्ट कर दिया और व्यापार पर उसका पूर्ण एकाधिकार स्थापित हो गया, जिससे भारतीय जनता निर्धन और गरीब हो गई और भुखमरी का शिकार हो गई। नवा पॉइंट है भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीयों को उच्च पदों, विशेषतः भारतीय नागरिक सेवा ICS इंडियन सिविल सर्विस से अलग रखने के विविध प्रयत्न किए गए। इस सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष थी। परीक्षा केवल इंग्लैंड में ही होती थी और परीक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी भाषा में ही था। अब आप सोचिए कि इंग्लैंड में कौन व्यक्ति जा सकता है इसकी परीक्षा देने के लिए, और वो भी अंग्रेजी माध्यम से। ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में प्रवेश करने हेतु ब्रिटिश वासियों से प्रतियोगिता करना अत्यधिक कठिन हो गया। इतना सब कुछ होने पर भी यदि सुरेंद्र नाथ बनर्जी या अरविंद घोष जैसे मेधावी विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो जाते तो घुड़सवारी जैसी छोटी छोटी बातों के आधार पर उन्हें सेवा से वंचित कर दिया जाता था। अरविंद घोष के साथ ऐसा ही हुआ था और सेवा में प्रवेश कर लेने के बाद मामूली सी गलती के आधार पर उसे अलग कर दिया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। सन 1877 में नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे भारतीयों के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल होना अत्यंत कठिन हो गया था। 10वां हमारा जो पॉइंट आता है वह है जाति विभेद नीति। जाति विभेद नीति तो वैसे तो प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही है। इन अंग्रेज भारतीयों को आधे वनमानुष और आधे जंगली कहने लगे। 1872 के मालोर कोटला उपद्रव में बिना अभियोग निर्णय किए 49 सिक्कों को तोप से उड़वा दिया गया। भारतीयों को तो छोटी सी गलती की बड़ी से बड़ी सजा दी जाती थी और अंग्रेजों को बड़ी से बड़ी गलती पर भी मामूली सी सजा दी जाती थी। मिस्टर गैरेट के अनुसार उन्होंने अपने लिए एक विचित्र व्यवहार नीति अपनाई, जिसके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। प्रथम था यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। सोचिए वो क्या कह रहे हैं कि एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। दूसरा पॉइंट था देशवासियों पर केवल भय के आधार पर ही शासन किया जा सकता है। और तीसरा था वे यहाँ लोक हित के लिए ही नहीं वरन अपने निजी लाभ और ऐश्वर्य के लिए आए हैं। 11वां है हमारा पॉइंट यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। 1860 से 70 के दशक में इन वर्षों में सड़कों, रेलों, डाक, तार, यातायात, संचार के जो साधन थे उनका तेजी से विकास हुआ और इससे राष्ट्रीय भावना की अभिवृद्धि मिली। गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में संचार के इन साधनों ने सारे देश को कूद कर एक कर दिया और भौगोलिक एकता को एक मूर्त वास्तविकता बना दिया। 12वां हमारा जो पॉइंट है वह विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। अब हमारे जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें जो विदेशी जो देशों में जो हुए थे इस तरीके से आंदोलन, उनका भी हमारे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसमें इटली है, मैंने जैसे पहले ही कहा था पुनर्जागरण की ये जन्मभूमि, कर्मभूमि और प्रारंभ में यहीं से हुआ था पुनर्जागरण। मैकियावेली इसका अग्रदूत भी था। इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस में तृतीय गणराज्य की स्थापना और इंग्लैंड में सुधार आंदोलनों का पारित होना आदि आदि ऐसी घटनाएं थी जो भारतीयों को अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित उन्होंने किया हमको। 13वां पॉइंट है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। लॉर्ड लिटन ने अपने शासनकाल में 1876 से 80 में अनेक क्रूर एवं बुरे कार्य किए। भारतीय नागरिक सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी गई। इसके बाद लिटन ने 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। यह
शान और शौकत पूर्ण दरबार उस समय आयोजित किया गया था, तब दक्षिण भारत में बड़ा भारी, बहुत बड़ी, आज जैसे महामारी आ रही है अपने सामने कोरोना की, इसी प्रकार की महामारी दुर्भिक्ष पड़ा था। इसी वर्ष जब भारतीय जनता भूखों मर रही थी, भारत से इंग्लैंड को 80 लाख पाउंड के अन्न का निर्यात किया गया। अफगानिस्तान पर आक्रमण का जो 2 करोड़ स्टर्लिंग का खर्चा हुआ, वह भारत की निर्धन जनता पर पड़ा। 1878 में लिटन शासन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इससे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि उस समय लॉर्ड लिटन ने भारतीयों पर अत्यंत ही दमनात्मक नीतियों का सहारा लिया था। 14वां हमारा पॉइंट है इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में तत्कालीन विधि सदस्य मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक रखा। इसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था, परंतु अंग्रेजों ने इसका प्रबल विरोध किया और अंत में यह समझौता हुआ कि भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे में सुनने का अधिकार तो दिया गया, परंतु यह शर्त लगा दी गई कि भारतीय जज उस मुकदमे की सुनवाई ऐसी जूरी की सहायता से ही कर सकते हैं जिसके कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हों। उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में इस चेतना का विकास हुआ कि उनकी दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है। अपन अब इस देखते हैं कि इससे पहले जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो कुछ संगठन थे, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन, उनमें कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों प्रमुख थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये 1851 में अस्तित्व में आया था हमारे सामने। इंडियन लीग 1875 में सामने आया। इंडियन एसोसिएशन ये 1876 में, और पूना सार्वजनिक सभा ये 1867 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा ये भी 1881 में हमारे सामने आए थे। अब अपन देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। इस कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों के बाद में कांग्रेस की स्थापना हुई हमारे देश में। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था, इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेविया हुम था, इसको अपन A.O. हुम भी कहते हैं, कि मस्तिष्क में कांग्रेस की स्थापना के विचार का उदय हुआ। हुम को ही इस संस्था का जन्मदाता समझा जाता है। हुम की योजना संभवतः एक ऐसे संगठन के निर्माण करने की थी जो प्रमुख रूप से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भारत की स्थिति में सुधार लाता। हुम ने जब यह योजना नए गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने रखी, तो लॉर्ड डफरिन ने प्रस्तावित संगठन के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का सुझाव देते हुए कहा कि इस संगठन के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए। ह्यूम ने अपनी योजना में वायसराय के निर्देश के अनुसार परिवर्तन किया और वे इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड से वापस आने पर यह निश्चय किया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में 25 से 28 सितंबर 1885 तक होगा, लेकिन पूना में हैजा शुरू हो जाने पर अधिवेशन पूना के स्थान पर बंबई में किया गया। 28 सितंबर 1885 को दिन के लगभग 11 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इसकी अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर कहते हैं अपन वकील को, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। कोपलैंड ने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया था। अब अपन देखते हैं प्रिय छात्रों कांग्रेस के उद्देश्य। कांग्रेस के उद्देश्य में हम प्रमुख रूप से लेते हैं, जो पहला है कि समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पोषण और परिवर्धन करना। दूसरा कांग्रेस का उद्देश्य था महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद प्राप्त परिपक्व सम्मतियों का संग्रह करना। सामान्य तीसरा पॉइंट है साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करना। व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित करना। चौथा और अंतिम कांग्रेस का उद्देश्य था उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक देश हित के कार्य करें। अतः प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ये भारत के राष्ट्रवाद के संदर्भ में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।